अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू हो जाता है। जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक फोर्स के ऊपर और दूसरा मोमेंट आर्म पे। अब मोमेंट आर्म को डिटेल में देखते हैं कि मोमेंट आर्म होता है कि हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसको इन डिटेल देखते हैं। कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉर्क की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है कि टॉर्क होता क्या है। कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा होता है ना, उसको मेजर किया जाता है क्वांटिटी के थ्रू। जैसे उसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं या टॉर्क भी बोल देते हैं। इन शॉर्ट टॉर्क होता क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं। आगे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? कहते हैं ये प्रोडक्ट होता है फोर्स का और मोमेंट आर्म का। मोमेंट आर्म यहाँ से मैं क्लियरली बता भी देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है और ये इसका सेंटर है जिसके अराउंड अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ तो ये इसके अराउंड रोटेट करेगा। इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल देते हैं। मैं कहती हूँ ये पॉइंट है और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अपवर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, इस डिस्टेंस को आप नाम देते हो मोमेंट आर्म का। इसलिए यहाँ पे ये देखें, इस डिस्टेंस आर को आपने किसके इक्वल लिखा हुआ है, एल के। एल बेसिकली मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखें, ये जो डिस्टेंस है और ये जो फोर्स है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम कहते हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मोमेंट आर्म है क्या, डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स के दरमियान और इस डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वो यहाँ पे यही बात करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क है वो ये गिवन है, वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और मोमेंट आर्म का। जिसमें ये जो सिंबल है इसको टॉ बोलते हैं। कहते हैं ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, एल मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है और एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यही जो फिगर है इसको मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया, वो कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है एफ वो परपेंडिकुलर है, ये वाला जो फोर्स है ये इस एल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं यहाँ पे ही बात करें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है आर के, इसलिए उसको मोमेंट आर्म बोला जाता है और इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं रिमेंबर, एक चीज़ याद रखिएगा कि टॉर्क जो होगा ज़ीरो होगा जब आप जो फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक एमसीक्यू के लिए हिसाब से भी याद किया जा सकता है या इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी देखा जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने ये बॉडी ली, मैंने कहा ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस डिस्टेंस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट आर्म। कहते हैं आप क्या करो एग्जैक्टली अगर डायरेक्टली मैं इसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा दूँ ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तब ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, मतलब टॉर्क ज़ीरो होगा अगर मैं इसी पॉइंट पर डायरेक्ट फोर्स लगा दूँ। क्योंकि अगर इसी पॉइंट पर डायरेक्ट फोर्स लगा दूंगी तो एल मोमेंट आर्म क्या होगा, ज़ीरो, और मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स को मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगी तो टॉर्क भी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, मतलब मोमेंट आर्म ज़रूरी है। आगे वो कहते हैं मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टॉर्क पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव, और इसका यूनिट क्या होता है। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे एंटी क्लॉक, आप लोगों को पता है ना घड़ी किस तरफ चलती है, घड़ी हमारे पास क्लॉकवाइज, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और इसके ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ इस तरफ रोटेट करना शुरू हो जाए, तो ये मेरे पास क्या एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ रोटेट करवाना शुरू कर दूँ, तो ये कौन सा होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी किसी ऑब्जेक्ट की तो वो क्या होगा, पॉजिटिव टॉर्क, और अगर क्लॉकवाइज होगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव। और इसका यूनिट यहाँ से देखा जा सकता है, टॉर्क का यूनिट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन,
और एल क्या लेंथ डिस्टेंस है ना, और इसका यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क के लिए ज़रूरी है कि फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल कौन सा हो, 90 डिग्री, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो, तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कहते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिनमें जो लाइन होती है जॉइनिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट वेयर फोर्स आर नॉट परपेंडिकुलर, कि फॉर एग्जांपल कहते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे ये जो लाइन मैच करवा रही होती है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन को लाइन ऑफ फोर्स के साथ, ये और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होते, मतलब एल और एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं होता, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे यही बात कर रहे हैं देयरफॉर ओपी विल नॉट बी द मोमेंट आर्म, तो इसको फिर मोमेंट आर्म नहीं बोलेंगे। जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको मोमेंट आर्म नहीं बोलेंगे। मोमेंट आर्म के लिए ज़रूरी है कि फोर्स के दरमियान और इस डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री। कहते हैं अगर ये देखें यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री नहीं है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री ना हो, मतलब वो परपेंडिकुलर ना हो, फिर क्या करेंगे, कैसे हैं ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में, कौन से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, या फोर्स को डिवाइड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे आर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये देखें, ये फर्दर हम लोग ना डिटेल में भी टॉपिक करेंगे कि हम किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स या किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या करें, आपके पास ये जो लेंथ आ रही है डिस्टेंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दो। ये जो फोर्स है यहाँ से एक लाइन सीधी नीचे की तरफ ड्रॉ करो। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये इसका होती है एफ साइन थीटा, मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होती है। और जो इसके अलॉन्ग होगी, इस डिस्टेंस के अलॉन्ग, वो होती है हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये फर्दर हम डिटेल में देखेंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। सिमिलरली कहते हैं या तो आप फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व करने का वे क्या है कि आप इस डिस्टेंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ करो, फोर्स से एक नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये इसका एफ साइन थीटा होगी, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। बच्चे आप ये देखें, जितना ये डिस्टेंस है उसके इक्वली डिस्टेंस ये है। तो अगर ये एफ साइन थीटा है तो ये भी एफ साइन थीटा है। अब ये देखें, एफ साइन थीटा और एल में एंगल 90 डिग्री नहीं है इन दोनों के दरमियान में, तो एफ साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं या फिर क्या करो, आप आर को मतलब एल को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो। कैसे, यहाँ पे हमने फोर्स को रिजॉल्व करना था तो इस डिस्टेंस को एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था ना, इस लाइन को आगे डॉटेड की फॉर्म में एक्स्ट्रा आगे की तरफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम आपने किसको करना है, आर को रिजॉल्व करना है, तो आप फोर्स को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा ड्रॉ करो। एक्स्ट्रा ड्रॉ किया और इस एंड से आपने एक जो आर का डिस्टेंस था वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगाई। अब ये वाला कंपोनेंट और ये फोर्स एक दूसरे के दरमियान जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये आर साइन थीटा है जो परपेंडिकुलर है किसके, फोर्स के। तो आप दोनों में से किसी को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, या फोर्स के साइन थीटा और कॉस थीटा ले लो, या आर के साइन थीटा और कॉस थीटा ले लो। डिटेल में हम ये जो टॉपिक है फर्दर देखेंगे। कहते हैं ये उसने यही बात की है कि अगर 90 डिग्री एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके लिए हमें मेथड देखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फाइंड आउट कर सको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब होते हैं कि जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। और ये जो मेथड होता है ना जिसके थ्रू आप किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मतलब यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो ये होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो फर्दर टॉपिक्स में हम ये टॉपिक करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कपल। शॉर्ट क्वेश्चन है कपल। कपल का मतलब होता है, यूजुअली हम लोग इसको लेते हैं जोड़े की फॉर्म में। ठीक है, जब दो लोग होते हैं तो हम कहते हैं कपल है। यहाँ पे हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो अगर दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम कहते हैं वो कपल है। जैसे हम कहते हैं ना डेली लाइफ में कपल क्या है, जोड़ा होता है, लेकिन जैसे हम यूजुअली लड़की और लड़के को बोलते हैं कि जिनका जेंडर ऑपोजिट होता है। यहाँ पे फोर्स के केस में लेंगे कि ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है,
वो कहते हैं जो कपल है ये भी हमारे पास टॉर्क की ही एक टाइप है, स्पेशल टाइप है। कहते हैं हमारे पास बहुत सारे डेली लाइफ में ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप दो फोर्सेस देख रहे होते हो, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, मतलब दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन उनके डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे कपल शो किया हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर है, ए और बी पॉइंट के आप दो फोर्सेस लगा रहे हो, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हो, यहाँ पे अपवर्ड लगा रहे हो, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। मुझे ये जो वेक्टर होती है ना, इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही होती है, तो दोनों का वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम कहते हैं ये कपल है। कहते हैं आप ये कपल कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हो? कहते हैं आपने वाटर की टैप ओपन करनी हो ना, तो आप एक साइड से अपर डायरेक्शन में राइट साइड पे फोर्स लगा रहे होते, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे लगा रहे होते हो। इसी तरह आपने कोई लॉक ओपन करना हो तो जब चाबी घुमा रहे होते हो तो एक फिंगर से आगे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हो, एक फिंगर से दूसरी उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे होते हो। इसी तरह आपने कोई जार है, उसका लिड मतलब उसका कवर ओपन करना है, उसका ढक्कन ओपन करना है, या फिर आप गाड़ी का कोई स्टीयरिंग व्हील आप कंसीडर करते हो, स्टीयरिंग व्हील की शक्ल क्या होती है? सर्कल सी, ठीक है। तो आप एक हाथ से क्या कर रहे होते हो? फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे होते हो, और एक हाथ से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कपल अप्लाई हो रहा होता है। तो कहते हैं बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम ये कपल अप्लाई करते हैं, मतलब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे होते हैं। तो जहाँ पे भी दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हों उसको हम लोग कपल नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसको प्रॉपरली डिफाइन भी किया गया है कि जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हों डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पॉइंट्स डिफरेंट हो, हम कहते हैं कपल है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल, पहले डेफिनेशन और एग्जांपल बेस्ट इसकी जो स्टीयरिंग व्हील होता है मोटर कार का, वो आ जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो बच्चे वो मेरे से पूछ लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे फिगर भी शो की हुई है स्टीयरिंग व्हील की। ये स्टीयरिंग व्हील है, आप इसको जब मूव करवाते हो तो एक हैंड नीचे करोगे, फोर्स नीचे लगाओगे एक हैंड से, और एक हैंड से फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे, तो वो कपल होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बच्चों मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।